नवीं क्लास के विद्यार्थियों, सुप्रभात। अपना चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 परमाणु संरचना ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं ये बता देता हूँ जो हमने पढ़ा तीसरे चैप्टर में कि परमाणु की वहां पर खोज हो गई थी। परमाणु के विषय में सबसे पहले हमारे यहाँ के महर्षि कणाद ने बताया था, लेकिन परमाणु का जो खोजकर्ता है जॉन डाल्टन को माना जाता है। परमाणु की खोज होने के बाद में उसका मॉडल प्रस्तुत करने की बात है कि परमाणु होता कैसे है। भाई परमाणु इतना सूक्ष्म कण है कि उसको बिना सूक्ष्मदर्शी के हम नहीं देख पाते, तो हर व्यक्ति तो उसको देख नहीं पाता। अब हर व्यक्ति की एक जिज्ञासा रहेगी कि परमाणु होता कैसा होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसका मॉडल प्रस्तुत किया कि मॉडल इस तरह से होता है। जैसे ताजमहल है, अब हर व्यक्ति जैसा आगरा जाकर ताजमहल को नहीं देख पाता, तो उसके मॉडल मिलते हैं, वहां पर मार्केट में बिकते हैं, हम वो मॉडल लाकर दिखा देते हैं कि ताजमहल ऐसा है, तो एक फिगर बन जाती है उसके दिमाग के अंदर कि हाँ इस तरह का ताजमहल। इसी तरह परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने। सबसे पहले परमाणु के बारे में परमाणु का जो मॉडल प्रस्तुत किया वो जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने किया। जे थॉमसन का जो मॉडल था, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जे थॉमसन ने क्या बताया वो हम यहां पर देखने जा रहे हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल की जगह प्रतिरूप भी कह सकते हो। मॉडल का हिंदी अर्थ होता है प्रतिरूप। जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु क्या है, एक धनावेश का गोला है और उसके बीच बीच में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु वैद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। ठीक है, तो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या कहा? थॉमसन के अनुसार परमाणु धनावेश से बना एक गोला है जिसमें ऋणावेशित कण, इससे पहले एक शब्द और लगाया था, जिसमें समान संख्या में ऋणावेशित कण धसे होते हैं। इसी में लिख दिया मैंने समान संख्या, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था। डायग्राम से हम इसको किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह से गोला बनाया, ये गोला किसका बना हुआ है? धनावेश का। ये जो डॉट डॉट लगा रहे हैं ये धनावेश को इंडिकेट कर रहा है, और यहां पर जो बीच बीच में ये इस तरह से ऋणावेशित कण लगे होते हैं थॉमसन के अनुसार। जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। तो धनावेश जैसे किसी तत्व के अंदर धनावेशित कण 11 है तो ऋणावेशित कण भी कितने होंगे? 11। तो +11 से -11 कैंसिल, यानी कि 0, अर्थात परमाणु विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है, इसको कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो ये है थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। दोबारा देखें एक बार। परमाणु धनावेश का एक गोला है जिसमें समान संख्या में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की जो तुलना की थी वो की थी किससे? प्लम पुडिंग से। प्लम पुडिंग एक मिठाई है जो पाश्चात्य देशों में भोजन के बाद खाई जाती है। प्लम पुडिंग में क्या होता है?
बीच बीच में प्लम नामक फल लगे होते हैं, उस प्लम नामक फल की उसने तुलना करी थी ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन से। जैसे हमारे यहाँ पर बूंदी के लड्डू हम काम में लेते हैं, तो बूंदी के लड्डू में जैसे बीच बीच में काली मिर्च लगी रहती है, काली मिर्च को हम मान सकते हैं ऋणावेशित कण। तरबूज से तुलना कर सकते हैं, तरबूज में जो लाल लाल सा हिस्सा होता है खाए जाने वाला, उसको तो आप धनावेश मान सकते हो, और लाल लाल सा जो हिस्सा है उसके अंदर बीच बीच में काले काले बीज धसे होते हैं, उन बीजों को हम ऋणावेशित कण मान सकते हैं। तो आप प्लम पुडिंग मॉडल की तुलना अपने भारतीय जो व्यंजन है, मिठाई है, बूंदी बूंदी का लड्डू, उससे कर सकते हैं या तरबूज से कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है। तो कैसे बताओगे आप बताओगे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना प्लम पुडिंग नामक मिठाई से की। प्लम पुडिंग मिठाई पाश्चात्य देशों में भोजन के बाद खाई जाने वाली एक मिठाई है, जिसके बीच बीच में प्लम नामक फल धसे होते हैं। तो जिस तरह से प्लम पुडिंग के बीच में फल धसे होते हैं, उसी तरह से परमाणु के बीच बीच में ये ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। जितना धनावेश उतना ऋणावेश, इसलिए परमाणु वैद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसकी कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? उसने ये तो बता दिया भाई धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं, परंतु इनकी व्यवस्था नहीं बताई कि धनावेश परमाणु में कहां पाया जाता है और ऋणावेशित कण कहां पर पाए जाते हैं, क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं नहीं लगाते, जो आगे खोज हुई। वर्तमान में तो हम जानते हैं कि ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन लगातार परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये खोज तो क्रम से बाद में हुई थी। थॉमसन के परमाणु मॉडल की एक कमी थी। तो कमी क्या थी? कमी कि धनावेश और ऋणावेश की व्यवस्था नहीं बता सका थॉमसन। अपने परमाणु प्रतिरूप में धनावेश एवं ऋणावेश की व्यवस्था, लोकेशन नहीं बता सके कि किस तरह से उसमें धनावेश पाया जाता है, किस तरह से ऋणावेश पाया जाता है, उनकी लोकेशन कि परमाणु में ये कण कहां पर होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में थॉमसन ने कोई भी वर्णन नहीं किया, कोई भी चीज नहीं बताई। तो ये इसकी एक कमी थी, सीमा थी। अब जब थॉमसन के मॉडल में कमी रह गई, कुछ चीजें तो सही बता दी उसने, इसी को आधार मान करके आगे बढ़ाते हुए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, उससे पहले हम देखते हैं रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उसके साथियों ने एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया वो हम यहाँ पर अब देखने जा रहे हैं। देखिए रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। रदरफोर्ड और उसके साथियों ने एक सोने की पतली पन्नी ली। कितनी पतली पन्नी होती थी वो? आपने देखा होगा चांदी का वर्क होता है जो हनुमान जी के चोला चढ़ाते हैं, उसमें काम में लेते हैं, मिठाइयों पर चढ़ा हुआ देखा है आपने। चांदी का पतला पन्नी जो है कितनी पतली होती है? उससे 1000 वह इतनी मतलब 1000 कम पतली, 1000वां भाग कम पतली पन्नी ली सोने की। इसको जीना पत्र भी कहते हैं, बहुत पतली। और उस पर किसकी बौछार करी? एल्फा कणों की। तो एल्फा कणों की जब स्वर्ण पत्र पर बौछार की तो उसको ये प्रेक्षण प्राप्त हुई। जैसे हम इसको सोने की पतली पन्नी मान लेते हैं, पन्नी है
यानी कि पदार्थ है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। तो इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। ये परमाणु है। ये परमाणु का नाभिक होता है, जिसकी खोज बाद में हुई थी। इस तरह से इस पर बौछार की थी किसकी? एल्फा कण। एल्फा कण को इस तरह से दर्शाते हैं अपन। ये संकेत है एल्फा का। 3 कणों के ये संकेत है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना। ये संकेत होता है एल्फा, ये होता है बीटा, और ये होता है गामा। एल्फा कण एक्चुअल में हीलियम के नाभिक होते हैं, 2He4। इसको एल्फा कण कहते हैं। तो एल्फा कणों की जब उसने बौछार की तो क्या पाया कि अधिकांश एल्फा कण तो स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे निकल गए। कैसे? ऐसे। इस तरह से पार निकल गए। एक स्थिति ऐसी प्राप्त हुई कि लगभग 5000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो आर पार तो हो गया स्वर्ण पत्र के, परंतु अपने मार्ग से विचलित हो गया। जैसे कोई सीधा दौड़ लगा रहा है, हमने उसको धक्का मार दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। उस तरह की स्थिति यहां पर पैदा हुई। इस तरह ऐसे डायरेक्शन चेंज हो गई। तीसरी स्थिति इसको क्या प्राप्त हुई? लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो स्वर्ण पत्र से टकराया, टकरा के वापस आ गया। जैसे आप दीवार पर किसी बॉल को मारोगे तो वापस आपकी तरफ ही दीवार बॉल आ जाएगी। बिल्कुल ऐसी की स्थिति पैदा हुई यहां पर कि ये जैसे अल्फा कण है, इस तरह से गया, टकराया, टकराने के बाद में जैसे किसी चीज ने इसको वापस वहीं पर धक्का मार दिया हो और ये वापस। ये 3 प्रेक्षण रदरफोर्ड को प्राप्त हुए। पहला प्रेक्षण क्या था? प्रेक्षण वो होते हैं जो प्रयोग में दिखाई देते हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो 3 चीजें दिखाई दी। नंबर 1, अधिकांश एल्फा कण स्वर्ण पत्र को भेद कर सीधे निकल गए। दूसरा प्रेक्षण क्या प्राप्त हुआ? लगभग 5000 कणों में से एक कण अपने मार्ग से विचलित हो गया। अपने मार्ग से विचलित हो गया। और तीसरी बात उसको जो प्राप्त हुई, तीसरा प्रेक्षण वो क्या था? 20,000 कणों में से एक कण लगभग 20,000 कणों में से एक कण स्वर्ण से टकराकर
वापस लौट आया। ये 3 प्रेक्षण रदरफोर्ड को प्राप्त हुए। ज्यादातर अल्फा कण तो सीधे निकल गए, जैसे ये निकले पड़े, हमने यहाँ पर दर्शाए 1 2 3 4 5 कणों से। कुछ अल्फा कण 5000 में से एक कण ऐसा था जो अपने मार्ग से विचलित हो गया, और 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो टकराया और वापस उसी दिशा में लौट आया। ठीक है, इस तरह से रदरफोर्ड को ये 4 प्रेक्षण प्राप्त हुए। इनको देख करके रदरफोर्ड को बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वर्णपत्र एक ही, अल्फा कण एक जैसे हैं, फिर ये 3 तरह के प्रेक्षण कैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। इस आधार पर उसने कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष क्या निकाले कि भाई अल्फा कण जो है, अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है, प्लस। तो निश्चित रूप से जो स्वर्णपत्र है, स्वर्णपत्र में भी कोई धनावेशित भाग छिपा हुआ है, क्योंकि धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेशों में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो ऐसी स्थिति क्यों दिखाई दी, अधिकांश अल्फा कण तो आर पार निकल गए। तो इस आधार पर तो रदरफोर्ड ने पहला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है, तभी वो आर पार निकल गए। कुछ अल्फा कण विचलित हुए, कुछ टकरा के वापस आ गए। इस आधार पर उसने कहा कि निश्चित रूप से स्वर्णपत्र में सूक्ष्म स्थान में कोई धनावेशित भाग छिपा हुआ है। अब जो कण धनावेश से पास में से गुजरा उसमें प्रतिकर्षण बल लगा, प्रतिकर्षण बल के कारण वो अपने मार्ग से विचलित हो गया, और जो सीधा इस धनावेशित कण से टकरा गया, जो बीच में हम दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये तो जो सीधा इस धनावेशित भाग से टकरा गया वो वापस लौट आया। ये 3 निष्कर्ष उसने प्राप्त करे। वर्तमान में ये जो धनावेशित भाग है सभी परमाणुओं के बीच में, इसको हम नाभिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, नाभिक के नाम से। तो ये था रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग और उसके निष्कर्ष। ठीक है, अगले लेक्चर में रदरफोर्ड का जो स्वर्णपत्र प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, उनके आधार पर उसने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, उस मॉडल के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।